पीटीआई हारी है और वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया है। मेरा अपना एमएनए नूर आलम खान जेयूआई के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट एमपीए अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। जो असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था, अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है, महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। नीचे लेवल पे हमने टिकट्स नहीं दिए तो उसकी वजह से हमारा वोटर सपोर्टर कंफ्यूज रहा। मैं सेनेटर बन गया, इलेक्शन हारना या जीतना जो है वो तो वक्त की बात होती है। महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारा इंशाल्लाह ये ख्याल है कि अगले चंद महीनों के बीच में महंगाई ये लोग ये कीमतें नीचे आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, अब भी जाली हुकूमत है और सूबे में भी जाली हुकूमत थी। अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज अपने बरकत के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नताइज जाने का सिलसिला जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट जो हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें जेयूआई फे जो है वो बहुत आगे नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात भी है, उसकी जानिब से आई डोंट नो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था, लेकिन वो जेयूआई फे से काफ़ी नीचे नज़र आ रही है। और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई एम श्योर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके रहनुमा जो हैं वो काफ़ी परेशान भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस शिकस्त की वजह क्या बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्या आपसी इख्तलाफात इसकी वजह हैं या फिर महंगाई इसकी वजह है? अभी आपने सुना भी प्रोग्राम के शुरू में मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बातें की गई हैं। कोई कहता है कि पीटीआई से ही हारी है। इसका क्या मतलब है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा मौजूद होंगे और इसके साथ साथ महंगाई भी एक इशू कुछ रहनुमा जो है वो करार दे रहे हैं। लेकिन जो बात है वो ये है कि जेयूआई फे वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि वो काफ़ी आगे है। और मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। काफ़ी अरसे के बाद हमने उनके चेहरे पे ये खुशी देखी थी। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल जलील जान साहब तर्जुमान हैं जेयूआई केपीके के, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। और शहजाद सईद चीमा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रमेश कुमार साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या हुआ है ये खैबर पख्तूनख्वा में? कुछ समझ नहीं आ रही है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का नतीजा या फिर आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप माजी में चले जाएं तो एएनपी की भी हुकूमत रही है, अकरम दुरानी की भी हुकूमत, जेयूआई की भी हुकूमत रही है। एक जड़ें तो मजबूत हैं। इस वक्त मैं जब करक और कुहाट वगैरह की तरफ जाता हूं तो मुझे काफी जो है वो नजर आता है कि जेयूआई का वहां पे रोल है। तो ये कहना कि जेयूआई जो पहली मर्तबा आई है वो तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो एक मेजॉरिटी थी हमारी, और उसके ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रिलेट होती है। तो फिर नहीं होना चाहिए था। महंगाई एक अपना इशू है, मगर लोकल बॉडीज के अंदर मैंने हमेशा ये देखा है कि निचली लेवल के ऊपर आपस में झगड़े होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कमांड नहीं होती तो ये चीजें होती हैं। तो ये बट नेचुरल बातें हैं। ये पहली मर्तबा नहीं देखा है और ये पहले भी कभी मैं 2002 से लेके आज तक मैंने बहुत सारी इलेक्शनें देखी हैं जहाँ पे ऐसे इश्यूज आते हैं और लोकल बॉडीज के अंदर हर बंदा अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक खड़ा रहता है और लोकल बंदों की जो सियासत होती है एक शहर में। समझते क्या है कि शिकस्त की वजह क्या रही है? ठीक है, पहली मर्तबा नहीं है इस तरह से, लेकिन क्या वजह है? लोगों ने क्यों वोट नहीं दिया? देखिए, लोगों ने एक तो मुझे तो टर्न आउट भी कम नजर आ रहा है इसके अंदर। जो होना चाहिए था लोगों का, एक तो डेमोक्रेसी के ऊपर भी एतबार जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो आते हैं वो आपस में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सबसे बड़ी जो है ना वो कहता हूँ एथिक्स, जो इखलाकियात जो होता है वो सबसे पहले उसको तरजीह देनी चाहिए। और इखलाक की वजह से, जैसे हम लोग घर में पहले टीवी देखते थे
आयशा, अभी की पोजीशन ये है कि हमने तो टीवी देखना बंद कर दी है। बच्चों को भी कह दिया है, घर पे भी कह दिया है कि भाई टीवी नहीं देखा करो। आप ये कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत पे से लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जमहूरियत पर लोगों का एतमाद बहाल रखना, उसको बढ़ाना, लोगों को बाहर निकालना, टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा होना, लोगों को ऐसी कैंपेन की जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। आपकी जमात जो है वो इस वक्त हुक्मरान जमात है, तो आप लोग भी अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर? अच्छा, सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, सियासत एक अदाकारी नहीं है, सियासत गाली गलोच नहीं है। मैं जो काफी अरसे से जो चीजें देख रहा हूं, सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती, हर तरफ से जो तरीकेकार अपनाया गया है, मैं अपनी 20 साल इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल लाइफ के अंदर मैंने ये चीजें नहीं देखी है। जो इस वक्त चीजें उरूज के ऊपर जो जा रही है, मैं समझता हूं ऐसी चीजों से जो है वो सियासत से और ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो है ना लोगों को नफरत होती है। तो और मैं इसमें सिर्फ एक, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो हमें कम से कम एक पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए कि हम लोगों को, आवाम को, अवामी मसाइल, जहां पे हर किस्म की जो पॉलिटिक्स होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो अपने जातियात की तरफ ही घूमती है, वो कभी भी अवाम के इश्यूज की तरफ नहीं घूमती है। एक तो ये इशू है जिसकी वजह से टर्नआउट कम है। दूसरा ये इशू कि हमारे जो लोग जो इस वक्त केपीके के अंदर थे, उनके आपस में इंटरनल जो चीजें थी, जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, जो टिकट के हवाले से होते हैं, इसके ऊपर मैं आऊंगी रमेश कुमार साहब, इसके ऊपर मैं आऊंगी। बाकी मेहमानों को भी मैं ये जानूंगी, बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। अब्दुल जलील जान साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल जलील जान साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी, आपकी जमात ने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया है इस बल्दियाती इलेक्शन के फेज 1 के अंदर। आपका इत्तेहाद कौन कौन सी जमातों के साथ था और कितना फायदा हुआ है आपको इस इत्तेहाद का, और आप क्या समझते हैं आपकी कामयाबी की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें कामयाबी से हमकनार किया है। जहाँ तक इस कामयाबी का है, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो 8 साल से इनकी हुकूमत थी, उस हुकूमत की कारकर्दगी 0/0 थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक पेशावर की सीट पे मुस्लिम लीग और कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद किया था, और दीगर अजला में हमारे कहाँ पर भी किसी जगह भी कोई इत्तेहाद नहीं था। बाज़ जगहों पे लोकल सतह पे एडजस्टमेंट थी, लेकिन हमने तमाम जमातों ने, अपोजिशन की जितनी जमातें भी हैं, कौम मुस्लिम लीग है, कौमी वतन पार्टी है या ANP है, सब ने अलहदा अपने प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ा है। और हम समझते हैं कि आज का जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और जो रिज़ल्ट मज़ीद आएंगे, इसमें आप देखेंगे कि पीपल पार्टी और ANP और मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, इनके अलहदा आपको बताएंगे। और हमने जो परफॉर्मेंस की थी, हमने 4 साल जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयानिया जारी किया था इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस हुकूमत के हवाले से हमने जो खदशात ज़ाहिर किए थे, फिर महंगाई के हवाले से जो इस वक्त कौम एक इस्तराब में है, आवाम तशवीश में है, सख्त तरीन महंगाई है। और फिर देखें 8 साल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हो गए, और इस 8 साल में हमने सिर्फ हुक्मरानों की ज़बान से यही सुना है कि हम मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, ये करेंगे। ये तमाम चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हुकूमत का जो बयानिया था वो ज़मीन बोस हुआ है, और जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया मौजूदा हुकूमत के हवाले से, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से हवाले से वो कामयाब हुआ है। अब्दुल जलील जान साहब, 2018 के आम इंतखाबात से लेकर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें, 11 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, लेकिन इन 11 ज़िमनी इंतखाबात में एक मरतबा भी JUI नहीं जीती है। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग जो हैं वो आपके बयानिए पर बाहर निकल आए और लोगों ने एतमाद का इजहार किया JUI पे बल्दियाती इलेक्शन में? आप 2018 के ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, हमने जीते हैं। आपको जरा कुछ बलूचिस्तान में हमने जीता है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की। देखें, हमारा मौक़िफ़ पहले से ये था कि हमारे वोट चोरी न हो,
हमें खुला छोड़ा जाए और हम आज़ादाना तरीके पर इंतखाबात होने अगर हुए, जहाँ पर भी हुए, यहाँ पर हुए या पंजाब में हुए या सिंध में या बलूचिस्तान में, तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का बैंक वोट बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन हमारे वोट चोरी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अगर हमें हमारे रास्ते खोल दिए जाएं, हम किसी की मदद नहीं मांगते, हम सिर्फ ये समझते हैं कि अवाम को खुला छोड़ दिया जाए कि अवाम जिसको भी वोट दे वही हुक्मरान बने। ये इलेक्शन शफाफ हुआ है आपके नजदीक? आप लोग मुतमईन हैं इस इलेक्शन से, ये जो बल्दियाती इंतखाब हुआ है? ये मैं समझता हूं कि हुकूमत की बड़ी ज्यादा कोशिश के बावजूद, जिन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले भी बैलेट पेपर छुपाने की कोशिश की, इलेक्शन के दिन भी हमारे बैलेट पेपर छुपाने की कोशिश की, और अभी तक हम तकरीबन 20-21 सीटें जीत चुके हैं। और देखिए जलील साहब, अब देखिए ऐसे तो ना करें, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और 2 टर्म्स अब उनकी हो गई हैं, और उसके बाद आप ये कहें कि क्योंकि अब आप जीत गए हैं तो इलेक्शन जो है बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने कि आपके बैलेट पेपर्स छुपा दिए जाएं या जिस भी तरीके से धांधली की कोशिश की है, लेकिन अब आप कामयाब हो गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ है? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि ठीक हो, मैं तो आप मेरी बात समझे नहीं आप। मैंने कहा कि इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे साथियों ने मुकाबला किया है। हमने पुलिस स्टेशन पर पहरा दिया है, हमने बैलेट पेपर की हिफाजत की है, हमने वोट की हिफाजत की है, लेकिन इनकी तो कोशिश थी खराब करने की। तो हम समझते हैं कि हमें अगर रास्ता मिल जाए तो हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर आप देखेंगे मुस्तकबिल में जो हालात आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल है, ये उस रद्द-ए-अमल का नतीजा है कि पाकिस्तान ये तारीख इंसाफ जो है इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो 17 अजला में इंतखाबात हुए हैं वहाँ पे लूज कर रही है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अभी रिजल्ट तो मजीद भी आ रहे हैं। हम इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, हमारे कुछ सीटों पे हम अब समझते हैं कि हमारी सीटें अभी भी रोकी गई है। मैं इसको धांधली की बात नहीं करता, इंतजामिया पर दबाव है, इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है कि JUI को नोटिफिकेशन ना दिया जाए। लेकिन आप समझते हैं ना कि ठीक हुए इलेक्शन? समझते तो है ना कि ठीक हुआ है? हमें रास्ता दिया जाए तो ठीक ही होते हैं, मुदाखलत ना हो, कि आपको रास्ता दिया जाए, मुदाखलत ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। शहजाद चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला नहीं किया वहां पे जिस तरह से JUI फे ने मुकाबला किया है? उन्होंने अपना वोट जो है उसको उसकी हिफाजत की है, और जो हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही थी, जो जलील जान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत चाह रही थी कि धांधली हो और उनका नुमाइंदा जीते, तो आपके जो वर्कर्स थे, आपके जो कारकुनान थे, उन्होंने मुकाबला नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, हमने बिल्कुल मुकाबला किया है, और मुकाबले की इंतहा की हमारी एक मोहतरमा सेनेटर साबका रुबीना खालिद साहिबा सुबह के 2 बजे तक वो वहां पर पोलिंग स्टेशन और वहां पे RO के ऑफिस और हर जगह पे पूरी पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे मौजूद रही। और हमारी तो तहरीर दरखास्त भी है चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो फॉर्म 45 जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर वहां पे PTI मौजूद नहीं है। हर तरह से हरासा करने की कोशिश की गई, हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरासा करने की कोशिश की गई, वोटर्स को डिस्करेज करने की कोशिश की गई, थानों में हर सियासी हथकंडा, हर हुकूमती हथकंडा इस्तेमाल किया गया, हर जगह मुकाबला किया। मैं सबसे पहले एक छोटी सी डॉक्टर साहब की बात के रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि जी एक एथिक्स की कमेटी बनानी चाहिए, पार्लियामेंट्री एथिक्स की। मेरी उसमें दरखास्त है कि एथिक्स कमेटी की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर देख लें, सीख लें, समझ लें। जिन रवायात की हम पासदारी कर रहे हैं आप उन्हें समझ लें, आपको किसी कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी कौन सी है, उससे लोगों को नफरत हो गई है या नापसंद करना शुरू हो गए। जमहूरियत पे लोगों का एतमाद बढ़ा है क्योंकि उन्हें समझ लगी है कि वाहिद यही सोल्यूशन है मुल्क को आगे ले जाने का। हाँ, हालिया हुकूमत वक्त किससे लोग जरूर मायूस हुए, जमहूरियत से मायूस नहीं हुए। इनफैक्ट हुआ ये इस इलेक्शन में 2 चीजें मैं उस पर अपनी राय देना चाहूंगा। एक तो वो जो था ना जी, फैंटेसी वर्ल्ड से लेके उससे निकल के लोग रियलिटी की तरफ आ गए, रियल वर्ल्ड में आ गए, जिसके नताइज है वो जो एक ख्वाबों की दुनिया थी, जो एक ऐसे आलम में वजीर आजम साहब ले गए हुए थे, वो आलम उसके बादल छटने शुरू हो गए। उन ख्वाबों से उनकी ताबीरें बिल्कुल अंधेरी रात की तरह निकली। लोग रियल वर्ल्ड की तरफ आए तो PTI फारिग हो गई।
जहां तक रह गया पीपल्स पार्टी का ना मुकाबला करने वाली बात, पीपल्स पार्टी हर जगह पे मौजूद थी, लेकिन बलदियाती इलेक्शन से पहले जो हमने तो- माहौल बना हुआ था ना चीमा साहब, वो कुछ इस तरह का था, लग रहा था कि पीटीआई और टीआई और पीपल्स पार्टी में जोड़ पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या आप लोग भी यही जो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, आपसे पूछूंगी कि आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपके लिए भी ये जो नताइज आए हैं सामने, या आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी इस बलदियाती इलेक्शन से? नहीं, हमारी यकीनन एक्सपेक्टेशंस बेहतर थी, और अभी तो इंशाल्लाह ताला हमारे फैसल करीम टुंडी साहब, आप इनकी हुकूमत की पीटीआर पीपीपी के अगर हम जोड़ की बात करें तो वो तो नहीं था। हम इसलिए पीटीआई के साथ जोड़ अपना नहीं समझ रहे थे क्योंकि जो अंदरूनी हालात इनका सियासी खलफशार आपस में हो चुका है। बेसिकली ये आइडियोलॉजिकल जमात होती ना जी, तो फिर इनके आपस के इख्तलाफात कम होते लेकिन कम होते। ये इधर उधर से इकट्ठा हुआ एक पॉइंट था जिसकी वजह से इनके इख्तलाफात होने थे। इनके जितने हैवी वेट्स थे, वो भले स्पीकर साहब, भले इनके मिनिस्टर साहब, ये वो डिस्ट्रिक्ट ये हारे हैं। दे लॉस्ट दोज रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स बैडली। अब वहां पे फजल करीम टुंडी साहब वाला इलेक्शन, एक भाई वहां पे जुल्म हुआ, एक मर्डर कर दिया गया, ये भी सियासी दहशतगर्दी, उसके नतीजे में लेट हुआ। हम इंशाल्लाह ताला वो जिला निकालेंगे। ठीक। जहां तक रह गया जेयूआई की इस रिजल्ट का ताल्लुक, मेरा ख्याल है कि जो साबका हुकूमत बनी अफगानिस्तान की, उसका इम्पैक्ट एक एलिमेंट जो एक छोटा मोटा एक दरख्त था उस इलाके में। सही, ठीक है। ये वैसे बड़ी बात आप कर रहे हैं, इसके ऊपर हम कुछ मजीद बात करें, लेकिन उससे पहले अब्दुल जलील जान साहब जो हैं उनसे मैं जान लेती हूँ शहजाद चीमा साहब जो कह रहे हैं। शहजाद चीमा साहब, अब्दुल जलील जान साहब, आप सुन रहे हैं शहजाद चीमा साहब की बात? आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से, या आपका बयानिया ही है जो कामयाब हो रहा है, जो अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो नई हुकूमत आई है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है? देखो, आप इस कामयाबी को जिस तरफ भी ले जा सकते हैं। आप पर तो कतई नहीं है, न किसी सियासी जमात पर या किसी वर्कर पर। ये तो देखो, मैं 8 साल की जो हुकूमत है, इसका तो रद्द-ए-अमल निकलना ही था ना। कुछ फैक्टर आ जाते हैं दरमियान में, हर किस्म के फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन इस किस्म के फैक्टर का असर जो है वो अक्सर आम इंतखाबात पर पड़ता है। ये छोटे छोटे जो इंतखाबात होते हैं, ये तहसील के इंतखाबात, ये जनरल कौंसिल, इसमें वो सियासत नहीं होती, इसमें खिदमत का जज्बा होता है सारी। तो ये अगर आप जिस तरफ उसको ले जाना चाहते हैं ले जाएं। मुझे एक बात का जवाब देना जरूरी समझता हूँ। ये शुरू में हमारे पीटीआई के एक साथी ने कहा है कि सियासत में इस कल्चर को फरोग देना चाहिए, एहतराम का और अदब का। तो ये बताएं कि 2018 जब से इनकी हुकूमत आई, 2018 नहीं बल्कि 2013 से पहले हमें अच्छी तरह याद है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वली खान साहब, इनके आपस में कितना नजरियाती इख्तलाफ था लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे का एहतराम करते थे। लेकिन जब से इमरान खान या पीटीआई बनी है, तो इमरान खान खुद अपने सियासी जमातों के कायदीन की नकलें उतारते थे, उनको बेइज्जत करते थे, उनके खिलाफ अलकाबात बोलते थे। फिर उनके कारकुन जो है वो इतने गैर मुहज़्ज़ब तरीके से सोशल मीडिया पे जो इन्होंने उदम मचा रखा है और जो बेइज्जती करते हैं उलमाए कराम की, सियासतों की, तो ये चीजें जो है ना, ये लोगों की नफरत का नतीजा बन रही, सबब बन रही है। तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसी हुकूमत हम पर मुसल्लत हो गई है और कैसा ये माशरा बनाया जा रहा है। यानी ये गालम गलोच का कल्चर किसने मुतारिफ करवाया, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है और कौन इसको ठीक करेगा? इसके ऊपर हम बात, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक भी हमें मजीद बात करनी है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो अपने जो गेस्ट है उनके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत में जो इस वक्त गालम गलोच का कल्चर है, अब्दुल जलील जान साहब जो बात कर रहे थे, इसकी वजह क्या है? ये आगाज़ कहाँ से हुआ? रमेश कुमार साहब जो थे उनसे मैंने जाना था, लेकिन अभी वो हमारे साथ ज़रा मौजूद नहीं है कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से। तो जलील जान साहब, अब्दुल जलील जान साहब, आप ही से मैं दोबारा से आगाज़ करती हूँ इस हिस्से का। आप क्या समझते हैं कि ये आगाज़ जो है ये हुआ कहाँ से था और इसको ठीक किसने करना है? अब देखें, तारीखी तौर पे अगर आप देखा जाए तो आप माजी में देखें, हमारी जमात एएनपी पीपल पार्टी का आपस में बहुत ज़्यादा नज़रियाती इख्तलाफ था और उस वक्त कारकुनों के दरमियान जो
एहतराम का दर्जा था, लीडरों का जो एहतराम किया जाता था बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, ये तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बाहर भी जाते हैं तो अपने लीडरों की बेइज्जती करते हैं, और स्टेज पर भी चढ़े हों तो फिर भी करते हैं, ईवान सदर में या ईवान वज़ीर-ए-आज़म में बैठे हों तो वो भी करते हैं। इनका कोई विज़न नहीं है, ये कौम को कोई रिलीफ देते नहीं है, हर वक्त यही कहते हैं कि ये फलां, उनकी जो नकलें उतारते हैं। इनका तो कारकुन भी सियासतदानों की बेइज्जती करता है। इनके जो देखें वज़रा 5-5, 6-6 वज़रा रोज़ाना प्रेस क्लब में जाकर या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, और कोई बात होती नहीं है, सियासतदानों की बेइज्जती करते हैं। ये फ़रोग़ जो हमने देखा, मैंने देखा, मेरी 60 साल उम्र है, मैंने जो अभी तक तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है तो ये अभी ये फ़रोग़ हुआ है, ये कल्चर फ़रोग़ करने वाले यही लोग हैं, इन्हीं की सरपरस्ती करें। हम समझते हैं कि हमारी तरफ से आप देखें, हमारे कायद ने अभी तक किसी कायद के खिलाफ हतकमेज़ बात नहीं की, और इनका जो लीडर है या वज़ीर-ए-आज़म है या इनके जो वज़रा हैं, वो जब आते हैं माइक पर आते हैं तो इब्तदाई करते हैं सियासतदानों की बेइज्जती पर। तो आप अंदाज़ा करें, ये अपने आप को कंट्रोल करें, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हमने फिर भी इनको माफ़ किया हुआ है, हम फिर भी इनका एहतराम करते हैं, हमने अपने कारकुनों को भी समझाया है। हमारा अगर आप सोशल मीडिया का वो देखें, सिलसिला देखें या उसको आप चेक करें तो आप उसमें भी देखेंगे कि हम एहतराम करते हैं और ये गालियाँ देते हैं। ठीक है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, गलत हुई है, हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने भी एक छोटा सा कमेंट इस पर कर दें, फिर हम बल्दियाती इलेक्शन की डिस्कशन पे वापस आ जाएंगे। रमेश कुमार साहब, आगाज आपने जब किया था अपनी बात का तो वो यही था कि ये जो सियासत में बदतमीजियां शुरू हो गई हैं, गालम गलोच की सियासत हो रही है, ये इल्ज़ाम तो हमारे दोनों जो इस वक्त गेस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये तो किया ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू है। तो ये कि सियासत के अंदर इस वक्त जो मौलाना साहब की अपनी एक सियासत है, खान साहब की अपनी एक सियासत है, और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात ये आज से नहीं, माजी से ये चलते आ रहे हैं, और काफी दिनों से ये एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते हैं। ये पॉलिटिक्स के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर एक प्रैक्टिस है। तो मैं तो अच्छे की उम्मीद करता हूं कि कम से कम सियासत के अंदर हम इतना आगे नहीं लेके चले जाएं, सियासत को के लोग जो है वो सियासत से, डेमोक्रेसी के सिस्टम से जो है ना वो नफरत करना शुरू करें। मैं तो ये समझता हूं कि सियासत के अंदर कोई एक खानदानी लड़ाई नहीं है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर बंदे की अपनी बात है, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें आपस में लड़ते भी हैं, आपस में जो है इख्तलाफात भी होते हैं। और अब थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि हमारे पीटीआई के लोग नूर आलम के बारे में कह रहे थे कि नूर आलम ने ये किया वो किया। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकल बॉडीज की इलेक्शन में ये चीजें सामने आती है। लोकल बॉडीज की इलेक्शन के अंदर ये इशू सामने आता है कि भाई इस एमपीए ने इसकी सपोर्ट नहीं की, एमएनए ने इसकी सपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। मगर अच्छी बात, डॉक्टर साहब, नूर आलम साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वो एक दूसरे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये अपने करतूतों की वजह से हारे हैं, यहाँ पर कोई पार्टी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। ये बातें कर रहे हैं वो। देखिए, मैं इस बात से एग्री हूँ कि कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। है, गिले शिकवे भी करते हैं। नूर आलम ने जो थोड़ी बहुत बात की है कि महंगाई की जो बात की है, मुल्क जिन हालातों में मिला और वो कुछ मुश्किल जो डिसीजन थे, ये पहली वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने पाकिस्तान को पहले रखा, अपनी पॉपुलरिटी को पीछे रखा। नहीं तो गवर्नमेंट आती है वो कहती है पब्लिक पॉपुलर फैसले करो, मुल्क का जो भी हो देखा जाएगा। मगर खान साहब ने कहा कि मुझे हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैं 3 साल 4 साल अपने जो है वो पॉपुलरिटी को बढ़ाऊं। उसने ये कहा कि मुल्क के लिए वो फैसले करूं जो मुल्क के लिए अच्छी हो, कम से कम पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना सैप रखती है वो फैसले करूं। अब उसके अंदर सारे लोग जो पहले अरबों रुपए लेते थे डेवलपमेंट के, अब वो चीजें नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ये जरूर इम्पैक्ट आता है, अवाम जरूर रुसवाई होती है। मगर इंटरनेशनली जिस बोल्ड और बुलंद लीडरशिप के तहत वो आगे बढ़े हैं, मैं आगे की मिसाल नहीं देखता।
लेकिन अगले इंतखाबात से फिर आपको क्या उम्मीद है? जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 2023 में जो होने हैं, उससे फिर आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि अभी तक के जो हम ज़िमनी इंतखाबात देखते हैं उसमें बड़ा स्लाइटली कम मार्जिन होता है जितने पीटीआई जीती है या बाकी जमातें जीती हैं। तो आपको लगता है कि आम इंतखाबात के लिए इन हालात में, जब एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत पाई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ज़िमनी इंतखाबात रिसेंटली हम उठाकर देख लें तो उसमें भी कारकर्दगी इतनी को खास नजर नहीं आती है पीटीआई की, तो आपको लगता है कि आप अगला इलेक्शन जीत पाएंगे या बरतरी ले पाएंगे? देखिए, मैं आशा इजाजत ले जी, मैं चीमा साहब इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि मतलब समझता हूँ जी जी, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि लोकल बॉडीज इलेक्शन और प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की इलेक्शन दोनों अलग पार्ट है और उस इलेक्शन के अंदर सब लोगों को पता होता है कि किसको क्या दे के जाना है। मगर लोकल बॉडीज की इलेक्शन के अंदर ग्रास रूट लेवल तक जो सियासत जाती है, अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन पहले हो जाती है और फिर प्रोविंशियल इलेक्शन जो है उसके ऊपर जरूर उसका असर पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ता। मगर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहले अगर इलेक्टेड हो और लोकल बॉडीज बाद में होती है और अगर वो इलेक्शन जो है वो न्यूट्रल हो जैसे अभी हुई है, तो रिजल्ट ऐसे आते हैं जैसे अभी आए हैं। और ये मैंने हमेशा ये महसूस किया है। जो सिंध गवर्नमेंट अभी डर क्यों रही है? अभी मेरे भाई बैठे हैं, मैं जानता हूं, मुझे बताएं कि यही सिस्टम हम सिंध गवर्नमेंट के अंदर चाह रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट के अंदर यही सिस्टम आ जाए, इससे रिजल्ट आप और ज्यादा मुख्तलिफ देखोगे। आप लोकल बॉडीज के अंदर अगर मेयर वगैरह के ऐसे डायरेक्ट इंतखाबात हो, आप ऐसे ही देखोगे उधर। ठीक है शहजाद चीमा साहब, आप इससे पहले ये कह रहे थे कि पीटीआई ने बड़ा दबाव था आपके पोलिंग एजेंट्स पे भी, बड़ी धौंस धांधली भी हुई, बड़ी कोशिश की गई धांधली की, लेकिन धांधली फिर कामयाब तो नहीं हो पाई ना। पीटीआई तो खुद हार गई, जो वहां की हुक्मरान जमात है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा वक्त दिया, आपकी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि धांधली हमें इससे नहीं है कि वो कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, हमें इस चीज से गर्ज है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है उसको दबाव में मत लाया जाए। उसके जो बुनियादी जमहूरी हकूक है उनको हुकूमती रियासती मशीनरी के तहत सलब मत किया जाए। जो रस्म रवाज, जो आइन और कवानीन है इलेक्शन कमीशन के, उनको बाकायदा तौर पर इन प्रॉपर लेटर एंड स्पिरिट इंश्योर होना चाहिए। हमारा तो ये मकसद है, कौन जीते कौन हारे दैट इज इररिस्पेक्टिव एट द मोमेंट। हमारा मैदान लगा, इस मैदान में जो हमारे हैं उनको तो कम से कम बुनियादी तौर पे जो उनका हक है उसको इस्तेमाल करने के लिए फ्री एंड फेयर आजादी होनी चाहिए ना जी। तो बाकी आपने आप समझते हैं कि आजादी थी या नहीं थी? क्या समझते हैं आप, इस इलेक्शन में थी आजादी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपने वोटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ। हमारी जमात के जितने वहां पे लोग थे वो सारा दिन सुबह से लेकर रात 2 बजे तक वो प्रोटेस्ट में खड़े रहे हैं। वो तो हर जगह पे अपने सिर्फ बुनियादी नहीं तो क्या ये दबाव जो था, ये क्या सिर्फ आप समझते हैं पीटीआई की हुकूमत की जानिब से था या बाकी जमातों की जानिब से भी था? नहीं, हमें तो हुकूमत वक्त जो वहां की सूबाई हुकूमत है, हमें तो वहां से वो सारा आ रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट खुद हार गई, वो तो खुद हार गई। देखें, उन्होंने हारना था। आगे डॉक्टर साहब फरमाए थे कि जी ये ग्रास रूट्स का इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी ग्रास रूट्स। अगर आपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को अरबों के फंड्स नहीं दिए, वो तो आपसे नाराज हो। आपने अगर वहां नहीं दिए, आप अवाम को ही कम से कम कुछ सहूलतें दे देते, अवाम की आप मुआशी जिंदगी बेहतर कर देते। आपके पार्लियामेंटेरियंस डिस्करेज हो जाते, अवाम इनकरेज हो जाती, आप जीत जाते। आपका ग्रास रूट लेवल आपको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। आपका सेकंड फेज आएगा, आप देखिए वो जो आपकी एक मिथ थी कि जी आप केपी की हुकूमत में है और पिछले आप 5 साल पिछले और 4 ये 9 साल से आप हुकूमत में है। अगर आप वो जो एक मिथ थी कि जी पीटीआई ही जीतेगी, वो नजर आ गई। इस नजर आने के बाद आप यकीन कीजिए कि सेकंड फेज में ये इससे और बुरे तरीके के साथ ये शिकस्त। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रही थी कि सेकंड फेज का नतीजा भी आप ऐसा ही देख रहे हैं या वैसे तो आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से आ रही है? इससे बदतर देख रहे हैं। अच्छा, इनके मिनिस्टर साहब ने, शौकत साहब ने फरमाया कि महंगाई की वजह से हमें ये चीजें फेस करनी पड़ी और हम उसको बेहतर कर लेंगे। आपका डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, चीजें आपके हाथ से स्लिप हो चुकी हैं। आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी समझ लग चुकी है एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन
ये सारे एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। ये घर में इनकी लड़ाई पड़ी खड़ी है हालात को देखते हुए। ये अवाम को क्या देंगे? ये कौन सी महंगाई कंट्रोल करेंगे? वो महंगाई जो कराची से खैबर तक, जो गरीब के कपड़े उतारने तक ले गई है, जो दोपहर की रोटी खाता है और रात की उसका फिक्र में वो अपने बैठा रहता है, इलाज नहीं करा सकता, दवाई नहीं खरीद सकता, तालीम नहीं दे सकता, बिजली के पेट्रोल के बिल नहीं अदा कर सकता, गैस की लोड शेडिंग है पूरे मुल्क में। ये किस तरह से कंट्रोल करें? इन हालात के साथ न सिर्फ अगला बलदियाती, अगला जनरल इलेक्शन, इनके अभी भी जैसे उन्होंने फरमाया कि जी अभी तो टिकट लेने को तैयार कोई नहीं था। ये जनरल इलेक्शन में इनके पास टिकट वाले बंदे नहीं होंगे। ये बंच ऑफ जो इन्होंने एक बुके बनाया था वो मुंतशिर हो चुका है। मुझे दबाने से इनका वोट नहीं बढ़ना। ठीक है, तो दबाने से इनका वोट नहीं बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी को दबाने से वोट नहीं बढ़ना है पीटीआई का। ठीक है, गलोच के जो उन्होंने पार्लियामेंट को खराब कर दिया, इससे परहेज फरमाए। कुछ तो रहने दे इस पार्लियामेंट के पल्ले और इस अवाम के पल्ले। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, पीपल्स पार्टी जो हालिया ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें काफ़ी अच्छे वोट हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी और बलदियाती इलेक्शन में वोट तो मुनासिब लिए हैं। तो अगले आम इंतखाबात में आपको लगता है कि ये वोट बैंक जीत में कन्वर्ट हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जी 100% यकीनन होगा जी। ये सुहाने ख्वाबों से निकल के, मैंने आगे गुजारिश की कि फैंटेसी वर्ल्ड से निकल के तो अब लोग रियलिटी वर्ल्ड में आ रहे हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे तो फिर आपको रियल जमात नजर आएगी, और रियल जमात वही है जो गरीब के साथ सारी उम्र खड़ी हुई, होती रहेगी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अवाम की सियासत करती है, वो चौक की थड़े की सियासत करती है, वो दुख सुख की साझी है, वो मौत हयात की साझी है, वो मुल्क छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, वो अदालतों का, इदारों का एहतराम करती है, वो अवाम के में दरमियान मौजूद है। आप रियल वर्ल्ड में आएंगे तो पीपी के सिवा जमात कौन सी है? तो इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत हमारी होगी और अगले पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीटें भी हम लेकर जाएंगे। ठीक हो गया। जलील साहब, आपका यानी कि JUI-FE जो है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2018 में JUI-FE का जो मैंडेट था वो छीना गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये मैंडेट जो है वो आपको वापस मिल रहा है। तो ये मैंडेट जो है ये छीनने वाले खुद वापस कर रहे हैं या आप लोग छीन रहे हैं अपना मैंडेट वापस? देखिए, मैं अभी सोच रहा था कि 2013 में इलेक्शन हुआ था तो पीटीआई के पास लाइन लगी हुई थी टिकटों की और टिकट तकसीम कर रहे थे और लोगों को टिकट दे रहे थे। इस दफा टिकट लेने वाला कोई नहीं था और मुझे याद है कि पीटीआई के एक MPA ने मुझे कहा था कि हम तो 2013 में घर सोए हुए थे और हमें रात जगाया गया कि आप जीत गए हैं। तो इस दफा इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन लड़कर इनको मालूम हुआ है कि हमारे साथ आवाम नहीं है। जहां तक मैंडेट की बात है, देखें आप, हमने 2018 के इलेक्शन में गालिबन 13-14 सीटें जीती हैं और आप अगर रिजल्ट निकाल कर देखें तो हम कम मार्जिन से 12-13-14 सीटें हारे भी हैं। तो हमसे देखें बड़े बड़े सीटें हमसे छीनी गई, DI खान हमसे छीना गया, बनू हमसे छीना गया, इस तरह और इलाकों में आए, जनूबी अजला में आए, पेशावर में आए, यहाँ हमसे छीना गया, हमें हमारे वोट को चोरी किया गया। लेकिन इस दफ़ा हमने ये आहद किया था कि हम अपने वोट को चोरी होनी नहीं देंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि हमने जो परफॉर्मेंस की है 4 साल, मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयानिया था 4 साल, वो मुसलसल 3 साल इस हवाले से मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने 15 मार्च किए, फिर इस्लामाबाद में हमने धरना दिया, तो उसके नतीजे भी तो आने थे ना। तो लोकल बॉडी का इलेक्शन में कौम ने देखा है कि इस वक्त अपोजिशन की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम और उसके कायद जो है मौलाना फजल रहमान, जिस अंदाज से और जिस मेहनत से और जिस खलूस के साथ आवाम के साथ खड़े थे, आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण थी मौलाना फजल रहमान। तो हमने देखा इलेक्शन से 2-3 दिन पहले जब सर्वे हो रहा था, आपके चैनल, मुख्तलिफ चैनल सर्वे कर रहे थे, तो उन आवाम के आवाज पे एक ही आवाज था कि महंगाई है और मौलाना साहब को हम वोट देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जलील साहब कि ये जो मैंडेट आपसे छीना गया था, ये मैंडेट आपको वापस जिन्होंने छीना था वही कर रहे हैं या फिर आप खुद छीन रहे हैं उनसे मैंडेट अपना? बात यह है कि हमें मैंडेट जो है, हमारा मैंडेट पहले से हमारा इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा हमारा पॉकेट है,
हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारी अक्सरियत है। हमने 2013 में भी मुकाबला किया है, हमने 2018 में भी मुकाबला किया है, और इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात असम्बली के अंदर भी हम है। तो हमारा वोट बैंक मौजूद है, और हमारा वोट बैंक जो है वो अब निकला है और इनको शिकस्त दी है। ठीक है, मौलाना साहब कहते हैं कि जो नादीदा कुव्वतें होती हैं वो क्या इस मर्तबा फिर एक्टिव नहीं थी, अगर मैं आपसे ब्लंट होकर पूछ लूं तो? देखें जी, मौलाना साहब एक हमारे कायद भी है, उनकी जो बात होती है उनको बाज़ लोग संजीदा नहीं लेते। उनकी हमेशा बात जो होती है वो बड़ी संजीदा होती है और बड़ी दूरअंदेश बात होती है। उसका वो तजुर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं कि हमें क्यों, हमारा रास्ता क्यों रोका जाता है, हमारी गलती क्या है। जब हम आईन और कानून के रास्ते पे, वोट के रास्ते से, जमहूरियत के रास्ते से इक़्तिदार में आना चाहते हैं या असम्बली में जाना चाहते हैं, तो हमारा रास्ता न रोका जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हम आईन के साथ कमिटमेंट है हमारी, हम आईन के से मारवा कोई कदम नहीं उठाते। और आपने देखा भी, इनके जलसों को भी आप देखें और हमारे प्रोग्रामों की भी आप देखें, हमने जितने प्रोग्राम भी किए पुरअमन प्रोग्राम थे और मुनज़्ज़म प्रोग्राम थे, और सारी दुनिया ने उसकी तारीफ की कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म कुव्वत जमीयत उलमा इस्लाम है। तो हमारा रास्ता ना रोका जाए तो हम इंशाअल्लाह हुकूमत करने के भी काबिल हैं। हम हुकूमत कर भी सकते हैं, हुकूमत चलाई भी है, और हम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि हुकूमत जब हम चलाएंगे तो दुनिया हैरान होगी इस पर। ठीक है डॉक्टर साहब, अब फिर अगले इलेक्शन में आप देख रहे हैं JUI फेस से कड़ा मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में। जी पहली चीज तो ये कि इस गवर्नमेंट को ये जरूर क्रेडिट जाती है कि जिसके लिए हमेशा खान साहब कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई। उसकी क्रेडिट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जाती है, उसकी क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को भी जाती है। एक चीज तो ये बड़ी अहम बात है। आप भी ये कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और JUI फे के रहनुमा भी यही कह रहे हैं, तो ये इसको तो कामयाबी हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। इस रिजल्ट से इतनी ज्यादा जो खुश हो रही है कि हमने बहुत बड़ा, हाँ कामयाबी जरूर है। उन्होंने जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा उनको वोट मिले हैं, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई महंगाई है और उसकी वजह से भी कुछ असर जरूर उस महंगाई की वजह से पड़ा होगा, मगर पीपुल्स पार्टी जो है, PMLN जो है, उनको जो एक्सपेक्टेशन थी उनको कम से कम पता चला कि वो वोट उस हिसाब से नहीं ले सके, वो उस हिसाब से सीटें नहीं ले सके। JUI ने वहां पे जरूर जो लिया है, मगर जब कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है तो उसको सोचना चाहिए कि अभी सेकंड जो है वो इलेक्शन का अभी दौर आना है, तो उसमें देर है। दूसरी चीज जो अपना उसकी बात मैं करूंगा इलेक्शन की। अभी वो इलेक्शन, जी हेलो जी अभी इलेक्शन, अभी वो जनरल इलेक्शन जो है वो आगे है। जनरल इलेक्शन में अभी टाइम है, और बाकी ये इलेक्शन अभी लोकल बॉडीज की जो सेकंड स्टेप आना है, वो जो आए तो फिर देखते हैं कि क्या उसकी रिजल्ट आती है। तो थोड़ा सा ये इलेक्शन जो है अब अपने वक्त पे ही देख रहे हैं 2023 में ही डॉक्टर साहब? जी वक्त पर ही देख रहे हैं इलेक्शन आप कि 2023 में ही होंगे, या पहले होने के भी कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? एक साल के बाद। 1 साल के बाद? बिल्कुल 2024 में। ठीक है, एक ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, साबिक सदर, उनकी जानिब से एक सख्त बयान दिया गया है। वैसे तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से इसी तरह की सूरत हाल में नजर आ रही है कि इतनी तलखी, इतनी सख्त बातें क्यों की जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खराब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ये जो खिताब वो कर रहे थे उस दौरान बड़ी अहम बात उन्होंने की है। शहजाद चीमा साहब, ये किसके पैगाम की बात कर रहे थे, किसके साथ फार्मूला बनाने की बात हो रही थी, कौन ये पैगाम लेकर आया, किसके साथ ये कम्युनिकेशन चल रही है? देखिए, हमारी तो जितनी कम्युनिकेशन है डायरेक्ट अवाम के साथ है। ये भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब किसी बंद कमरे में खिताब नहीं फरमा रहे थे, कोई दोस्तों की महफिल नहीं थी, आवाम का कोई वक्त थोड़ी गया था उनको ये पैगाम लेकर कि ना कोई फार्मूला बना लेते हैं। फिर आगे से जरदारी साहब ने कहा जी पहले इनकी करें छुट्टी, तो उसके बाद हम बात करेंगे। जी, तो ये कोई और सियासी जमात भी तो हो सकती है जो कि मुल्क से बाहर हो।
कौन सी सियासी जमात इस वक्त नून लीग के खिलाफ आप लोग बयान दे रहे हैं? JUI के साथ मेरे ख्याल से उनकी PDM में आप शामिल नहीं है, तो कौन सी MQM है? नहीं, मुल्क से बाहर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी तो हमें कुछ इस तरह का पैगाम आ सकता है। नवाज शरीफ साहब बाहर से भेज सकते हैं। उनको आप कहते हैं कि वो सर्टिफाइड चोर हैं, जरदारी साहब सर्टिफाइड चोर, मुल्क मुखालिफ कहते हैं, और उसके बाद वो ये इस तरह का बयान देकर आएंगे। देखिए, उनके कहने से, किसी के कहने से, हमें तो पिछले 40 साल की तारीख में हर किसी ने हमें सारा कुछ कहा, और हर इल्जाम से हम पाक साफ होकर निकले इन्हीं अदालतों से, और इसी मुल्क में रह के हमें जेलों में डाला गया, सारा कुछ किया गया। मैं सारा कुछ रिपीट नहीं करना चाहता, इट्स नेशनल हिस्ट्री सारी दुनिया के सामने। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे बैठ के हमसे बात करें। इस मुल्क में आके अगर मियां नवाज शरीफ साहब अगर वहां से बैठ के पाकिस्तान चलाने का कोई फार्मूला देंगे तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, आए छुट्टी कराने का मतलब क्या है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम PDM या JUIF या किसी और के साथ हमारा कोई वो नहीं है। हम कहते हैं कि जितने पार्लिमानी आपके पास इख्तियारात हैं, जमहूरी इख्तियारात हैं, आप उनको एक्सरसाइज करें। उनमें से एक तरीकाकार जो हमसे बेस्ट टेस्टेड प्रूवन अराउंड द वर्ल्ड इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पंजाब में इनका अददी शुमार बहुत अच्छा है, इनकी छुट्टी कराएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के, उसके बाद बैठ ये मामला आगे चला लेंगे। हम पहले बैठ गए, कोई बंदर बात है कि ए तू ले ले, ए मैनू दे दे, इंज उंज कर लेने। ये पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग है। वैसे पाकिस्तान की सियासत की हम हिस्ट्री को देखें ना, तो हमें कुछ इसी तरह की चीजें नजर आती हैं कि ए तू संभाल ले, ए तू कर ले। बहरहाल पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जानिब से जो रिसेंटली जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी सख्त बातें भी की जा रही हैं और काफ़ी तल्ख बातें भी, लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना आइंदा किसी मूड में नहीं है किसी इत्तेहाद के, क्योंकि ना PDM में आप लोग अब शामिल हैं, तो कोई तहरीक चलाने का क्या आपका इरादा है, और क्या पीपल्स पार्टी अब सोलो फ्लाइट ही करेगी? देखिए, PDM हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था। हमारा PDM से इख्तिलाफ नहीं है, PDM की गैर जमहूरी डिमांड से हमारा इख्तिलाफ था। हम धरने वाले नहीं हैं, हमने तारीख में नहीं दिया। हमने किसी भी गैर सियासी हथकंडे के साथ हुकूमतें उल्टाने वाले हम नहीं हैं। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत हम ही ने बचाई थी। हम पार्लियामेंट के तकद्दुस और बका की जंग लड़ते रहे, उसमें हमारा अपना नुकसान हुआ। PPP हमने उनको तकवीयत दी, और हमारी जो सियासी एक ताकत थी उसमें कमी आई। हमारे पे इल्जामात भी लगे, हमारी पार्टी में इस पे इख्तिलाफ आता है कि आप नून लीग के साथ आप कैसे कर सकते हैं। हमारा नून से मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, एहतराम का जरूर है। हमारा पार्लियामेंट से जरूर मोहब्बत का रिश्ता है। सही, ठीक है, ठीक। बजाते हुए हमने अपना नुकसान कर, आज भी हम उसी के साथ खड़े हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक शॉर्ट मैंने चलाया है वो आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सियासत के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब पुराने सियासतदान हैं, बने हुए सियासतदान हैं, और उसके ऊपर अब बड़े सियासतदान हैं। मैं उसके ऊपर क्या बात करूं, मगर मैं इस चीजों से जो है ना वो जो है ना कायल नहीं हूं। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आपने जो एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये आप ले लो, ये मैं ले लूं, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सारा यही चलता है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं होता है, पहले आपकी बारी फिर मेरी बारी। जैसे उन्होंने कहा कि हमने डेमोक्रेसी को, आपने अगर डेमोक्रेसी इतनी अगर आपको पसंद थी, आपने मौलाना फजल रहमान अपना मियाँ साहब को बचाया था, बिल्कुल था ऐसे, तो आज आप क्यों जो है वो सारे जो है वो खान साहब की हुकूमत से डर रहे हैं? सारी मौलाना फजल रहमान को लीडर बना के कहते हैं कि नहीं आप जो है वो इनके खिलाफ धरना दें, ये करें, ये चीजें गलत हैं। आप इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। जमहूरियत का हर एक को हक है, अपनी बात जरूर करें, मगर अपने मफादात को छोड़ के अवामी मफादात की करें। मगर मैं इत्फाकन से जो है ना इस 20 साल मुझे भी हो गए पॉलिटिक्स के अंदर, इसी पार्लियामेंटरी लाइफ के अंदर अवामी इश्यूज कम डिस्कस होते हैं, जब भी होता है। और गवर्नमेंट फिर क्या करती है? मैंने अभी परसों एक जुमे के दिन एक कॉलम लिखा था दी न्यूज और जंग में, प्रेसिडेंशियल फार्म। मैंने क्यों प्रेसिडेंशियल फार्म लिखा था? इस वजह से लिखा था कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो फिर अपोजिशन की जो है वो
ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए वो कंप्रोमाइज लेवल के ऊपर चली जाती है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। इस मुल्क को अगर सही ट्रैक के ऊपर मैंने कहा लेके जाना है तो आपको कम से कम इस किस्म की पॉलिटिक्स से, आज मैंने जो टर्न आउट की जो बात की, टर्न आउट क्यों कम हुआ, सबको सोचना चाहिए ना। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे जितने भी जश्न मनाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा है वो सोचे कि भाई इतना टर्नओवर क्यों है। मैंने उस दिन जब नून लीग की जो अपना इलेक्शन हुई, शाइस्ताबाजी जब जीती, तो मैंने कहा आप अपनी जीत इसको मान रही है, मगर बाय इलेक्शन के अंदर एक तरफ परवेज भाई का डेथ हुआ, दूसरी तरफ नून लीग का इतना, तो वोट कम क्यों हुए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आखिरी सवाल मैंने करना, वक्त बहुत कम रह गया है। अब्दुल जलील जान साहब, ये बड़ी कामयाबी आपकी इस बल्दियाती इलेक्शन में, इसके बाद जो आपका मार्च का ऐलान है मार्च में, वो आपको लग रहा है कि वो होगा? क्योंकि बहुत सारी इस तरह की बातें सामने आ रही थी, लोग कर रहे थे, सियासी रहनुमा कर रहे थे कि ये मार्च नहीं होना है, तो अब भरपूर तरीके से होगा इस फतह के बाद? मुराल हाई है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाजे कर दिया है कि हमारा मार्च भी होगा, हम इस्लामाबाद भी आएंगे, हमारा जो बयानिया है वही है जिस पर हम कायम हैं। तो इस हवाले से इसमें कोई डाउट नहीं है। पीडीएम की जो क़यादत है, पीडीएम की जो कायदीन है, उस बारे में वही फैसला